Hi everybody. In this video, we are going to learn how to cover economic and social issues in the context of RBI Grade B Phase 2 एग्ज़ाम. So सबसे पहले हमें ये देखना रहेगा कि सिलेबस में क्या क्या कीवर्ड्स दिए हुए हैं. वो समझने के बाद फिर हम मूव करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं. फिर हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि उसे हम लिंक कर पाए सिलेबस के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्टिविटी रहने वाली है कि आप ये समझ पाओ कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्यों पूछे जा रहे हैं, उनका सिलेबस के साथ लिंकेज है भी या नहीं, राइट. ये देखने के बाद फिर हम आएंगे कि हमारे कोर्स में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो हमने कैसे अरेंज किया है उनको, और आप वहाँ पे देखोगे कि जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उनके कंटेंट को हमने चैप्टर्स में कन्वर्ट किया है बेसिकली. ठीक है, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि हमारे कोर्सेज अब आपको 3 वेरिएंट्स में मिलेंगे. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी, तो फाउंडेशन कोर्स जिसमें कि आपको सब कुछ मिलेगा, वो चाहे फेज़ 1 की नीड हो या फिर फेज़ 2 की नीड्स हो, सारी की सारी आपकी यहाँ पे पूरी होंगी. हम आपको फेज़ 1 या फेज़ 2 दोनों से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हो सकते हैं वीडियो के फॉर्म में भी और नोट्स के फॉर्म में भी, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नेक्स्ट इसमें है कि फेज़ 2 का कंप्लीट इंक्लूडिंग वीडियोज़ और फेज़ 1 की GA वो आपको सेकेंड वाले वेरिएंट में मिलेगी. और थर्ड है जो कि हमारा लास्ट ईयर भी था, ये है नॉन वीडियो कोर्स, यानी ये है PDF कोर्स. तो आपको PDF के फॉर्म में सारा कंटेंट मिलेगा. ठीक है, वो आपको थर्ड वाले वेरिएंट में मिलेगा. नाउ अगर हम पूरे कोर्स की बात करें, सो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे मिलने वाले हैं ताकि आप हर चीज़ को आसानी के साथ समझ पाओ. उसके बाद लैंग्वेज जो हमारी रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी. फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA, ये आपका चारों पार्ट जो कि फेज़ 1 में आता है, ये आपका यहाँ पे वीडियोस के थ्रू कवर हो रहा है. साथ ही साथ आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ई बुक्स के फॉर्म में. अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो ESI और FM, मैं यहाँ पे अभी बात करूँगा सिर्फ ESI की. फिनांस के लिए आपको कमल राज सर पूरी सारी बात आपको डिटेल में बताएंगे. ठीक है, बट ESI हो या फिर FM हो, दोनों के आपको चैप्टर्स भी मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, सो दैट आपको समझने में आसानी हो. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो आप में से बहुतों को अभी तक होगा पता कि हम संपूर्णा नाम से एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि PIB के आर्टिकल्स बहुत अच्छे से कवर्ड होते हैं और उसके साथ साथ RBI, SEBI, नाबार्ड के सर्कुलर्स भी इसमें होते हैं. तो मतलब ये कि जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होती हैं जहाँ से कि क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इस साल भी हुए थे जो कि हम देखेंगे बाद में, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा. उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स को हमने अलग से एक सेक्शन बना रखा है और उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन ये ऐसे आपको संपूर्णा में भी मिल जाएगा. स्टिल थोड़ी आपकी हेल्प के लिए हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को अलग से भी बना रखा है, सो दैट आप एक बार में सारे स्कीम्स एक साथ देख पाओ, राइट. उसके बाद स्टडी एंड रिवीजन नोट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर वाइज आपको कंटेंट PDF के फॉर्म में भी मिलेगा और फिर सेम चैप्टर पे हमारे वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे जिसमें कि आपको डिटेल में समझाया जाएगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को. तो संपूर्ण हो गया. उसके बाद हर चैप्टर का आपको क्विज भी मिलेगा, सो दैट आप देख पाओ कि जो चैप्टर आपने रीड किया है, राइट, वो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलता है जिसमें कि हम आपको फीडबैक देंगे कि आप कैसे अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे, राइट. तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी कोर्स के बारे में. अब हम आते हैं कि इस एग्ज़ाम में ESI का जो फेज़ 2 में ESI आता है तो उसमें आपको किस किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना टाइम मिलता है. तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है. अगर आप सबसे पहले ऐसे देखो तो मार्क्स 50-50 होंगे दोनों में, एज इन कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो इसमें 1 मार्कर क्वेश्चंस ये होते हैं 10, और अगर हम बात करें 2 मार्कर्स की तो वो होते हैं 20. सो दैट 20 इंटू 2 40 हो गया और प्लस ये 10. तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं. अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की तो इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चंस रहते हैं
लेकिन आपको कोई ओके यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से कि आपको 4 करने होंगे। उन 4 में से दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि 10-10 नंबर के हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि 15 के हैं। सो दैट 15 इंटू 2 30 हो गया और प्लस 20, यानी यहाँ भी आपको 50 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का ब्रेकअप। अब अगर हम टाइम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपको टोटल कितने मिल रहे हैं 30, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 4 करने हैं उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर्स। तो टोटल 2 घंटे का पेपर है और इसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 4 यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव करना होता है। यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो ये कि जो ऑब्जेक्टिव में 2 मार्कर्स होते हैं जो कि 20 क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आते हैं पैसेज के फॉर्म में। तो हो सकता है कि कोई एक सिंगल पैसेज हो, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बार जैसे 4 आए थे, बट हो सकता है कभी कि 5 भी आ जाए। ठीक है, तो अगर 4 क्वेश्चंस होते हैं हर पैसेज पे तो ऐसे ऐसे आपको 5 पैसेज मिलेंगे। बट अगर 4 पैसेज है और उससे 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो टोटल आपका यहाँ पे 20 हो जाता है, राइट। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकता है हर पैसेज में। इस बार 4 आया था, अगली बार हो सकता है 5 पूछ दे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। अब ये क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अच्छे से एक बार पहले आप सिलेबस समझ लो। तो ईएसआई के सिलेबस में जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज़। तो भले ही ये बहुत छोटा हो, देखने में बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिसके अंडर काफ़ी कुछ आ जाता है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। इनफैक्ट न्यूज़ में अगर आपको कुछ ऐसा आइटम लग रहा है कि कोई ऐसी आर्टिकल है जो कि इनके कीवर्ड से मैच करती है, तो वहाँ पे आपको जाके अच्छे से इसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। तो जो 4 लेबर कोड्स आने वाले हैं जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट हुए नहीं हैं, बट वो जिस दिन इफेक्टिव हो गए, जिस दिन वो उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो हमें उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से फिर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, राइट। फिर हम आते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई के अंडर है। ठीक है, आरबीआई की कमेटी होती है एमपीसी, उनका काम है कि देश के मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करे। हालांकि ये हमारे चैप्टर में है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपने न्यूज़ में बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। फिर इसमें आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी नॉर्मली किसी भी कंट्री में वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस टाइप की फिस्कल पॉलिसी वो परस्यू करना चाह रहे हैं। जैसे कि टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, टैक्स की रेट क्या होगी, तो ये सब काम होता है गवर्नमेंट का। और इंडिया में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टैक्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो हर साल के बजट में लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस बात को जानने में कि इस बार टैक्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो वो होता है पार्ट किसका, फिस्कल पॉलिसी का। फिर हम आते हैं 91 रिफॉर्म्स की बात करेंगे। उसके बाद हर साल जो भी इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट डॉक्यूमेंट आ रही है उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस हुई हैं और कौन कौन से न्यू आइटम्स को ऐड किया गया है, कौन कौन से नए पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, इन सब पे बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखनी होती है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आता है और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। फिर हम बात करेंगे इंडियन मनी एंड फिनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, अब ये वैसे तो देखो फिनांस में बहुत अच्छे से कवर होता है, लेकिन आपको यहाँ भी थोड़ा सा इसका कंपोनेंट ईएसआई में मिल जाएगा और इसकी लिंकेज क्या है ओवरऑल इकोनॉमी के साथ। फिर हम बात करेंगे इंडियन बैंक्स की और आरबीआई का बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब ये इसमें आपको स्टैटिक चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन हर साल
अगर कुछ नया ऐड हो रहा है, कुछ नया आ रहा है जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया हो, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से देखना रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आए हुए हैं बल्कि। ठीक है, उसके बाद पब्लिक फिनांस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो कुछ भी ऐसा नया रूल आ रहा है तो वो सब आपको देखना रहेगा। अब बहुत लोग एग्रीकल्चर को ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये नाबार्ड के सिलेबस में है पूरा डिटेल में, तो आरबीआई के लिए हमें नहीं पढ़ना, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर देखो तो ये एक ऐसा सेक्टर है, इनफैक्ट अगर आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को देखो एक साथ, सो दिस सेक्टर एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट 65% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इसलिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसको हमें कवर करना ही है। हो सकता है कि आप डिटेल में ना करो, क्योंकि बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई अगर जैसे मान लो क्रॉप्स होते हैं, अब उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल पूरे सिस्टम को देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। आपको ये बहुत एक इसमें होलिस्टिक व्यू रखना है, आपको डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको ये छोड़ना भी नहीं है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा सर्विसेज सेक्टर, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल लिखा है, तो मतलब ये कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी ध्यान देना है, मतलब ओवरऑल पूरे इकोनॉमी पे ध्यान देना है, इसीलिए यहाँ पे बात होती है इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, फिर हम आते हैं किस पे, ग्लोबलाइजेशन पे, कि ग्लोबल मार्केट के साथ या ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ हमारे क्या लिंकेज हैं और हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान में रखना है कि वो हमें हर हाल में कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला है कि 91 रिफॉर्म्स के बाद जब हमने अपने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया था, उसके बाद से क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं और हर साल क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हर साल बीओपी पे डेटा आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डेटा आता है कि हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, दोनों में क्या ट्रेंड्स हैं, ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी ये थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, बट अब हम इसको इस नाम से नहीं जानते, हम इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इंडिया की जो लेटेस्ट पॉलिसी है जो कि 2023 में आई है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है करने का। ठीक है, उनका कंट्री के लिए या फिर फॉरेन ट्रेड के लिए क्या विजन है, तो ये हमें डिटेल में जानने को मिलेगा थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। और इसकी समरी हमने लास्ट टाइम भी दी थी और इस बार के कोर्स में भी इसको हम ऐड करेंगे, सो दैट आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ पाओ और समझ पाओ। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, WTO है, और सिर्फ इतने ही नहीं है, इसमें और भी हैं। इसमें आपको OECD भी मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक और है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनके काफ़ी रिपोर्ट्स भी आते हैं और इनके व्यूज़ इंडियन इकोनॉमी को लेके क्या हैं एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी क्या है, ये हमें थोड़ा समझना रहेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब यहाँ पे वर्ड लग गया रीजनल, मतलब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को उठाना है जिनका काम पूरे मतलब जो ग्लोबली ऑपरेट नहीं करते, वो किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ कंट्रीज़ में ही ऑपरेट करते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको रीड करना रहेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है तो वो आपको कवर करना है, बिकॉज आपको यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको वो देखना रहेगा। फिर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़। अब जैसे मान लो बैंकिंग क्राइसिस हुई US में रिसेंटली, सो वो उसके बारे में भी हमें रीड करना रहेगा, बिकॉज अब क्या होता है ग्लोबल इकोनॉमी में और खासकर इंडिया में आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स हम भी ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड हो चुके हैं, तो वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होता है, तो थोड़ा बहुत वो हमारे यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि बाहर के देशों में, खासकर US में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे क्या चल रहा है, या इवन चाइना में भी वहाँ पे क्या चल रहा है, ये हमें समझना रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हमें रीड करना होगा, हम इसको रीड करेंगे अच्छे से आर्टिकल्स के थ्रू भी और ऐसे भी। ठीक है, इसमें लास्ट है पार्ट इसका सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो पहले इससे पिछले साल के सिलेबस में ये थोड़ा डिटेल्ड होता था। इस बार क्या किया उन्होंने कि सोशल जस्टिस को यहाँ ये जो वर्ड है, की वर्ड है सोशल जस्टिस, इसको उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया, इसको उन्होंने शॉर्टन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे कवर।
मैं आपको पिछले साल का जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि कितने सारे टॉपिक्स सोशल इशूज़ के ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में। फिर भी अगर हम बात करें सब टॉपिक्स की, तो वो है यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन और जेंडर इशूज़। और इसमें जेंडर इशूज़ के अलावा और भी बहुत सारे इशूज़ आ सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पीपल हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, ट्राइबल्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सब कुछ सोशल जस्टिस में आ जाता है। चिल्ड्रेन हैं, उनकी क्या इशूज़ हैं, मदर्स होती हैं, उनके क्या इशूज़ हैं। तो ये सब कुछ आपको रीड करना है। इससे रिलेटेड इनफैक्ट कोई भी स्कीम अगर न्यूज़ में आती है तो वो आपको डिटेल में ही कवर करना है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड बहुत ही ब्रॉड वे में इन्होंने मेंशन कर दिया सोशल जस्टिस, तो इसमें फिर सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, ठीक है। सिलेबस को हमने देख लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट क्वेश्चन को देखने के बाद हम वापस इस स्लाइड पे आएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है, मतलब सिलेबस के कौन से पार्टिकुलर कीवर्ड से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। ओके, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखो जो सिलेबस का आता है, मतलब जब भी आरबीआई की नोटिफिकेशन आती है तो उस डॉक्यूमेंट में सिलेबस के जस्ट नीचे एक यहाँ पे हेडिंग दी होती है, सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल। यहाँ पे देखो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए इतने सारे बुक्स लिख रखे हैं। ऑब्वियसली इतनी सारी किताबें फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी समरी, और समरी भी नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट हमारे चैप्टर्स हैं, हमारे स्टडी नोट्स हैं, उसके साथ साथ रिवीजन नोट्स हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको रीड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपको हर हाल में कवर करना है तो वो है न्यूज़पेपर। अगर आपकी हैबिट नहीं है अभी तक रीड करने की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। अगर शुरू में पूरा का पूरा न्यूज़ कवर नहीं हो पा रहा है, शुरू में अगर आप सारे आर्टिकल रीड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 2-3 आर्टिकल ऐसे पकड़िए जो कि सिलेबस से मैच हो रहे हो, ठीक है। उसको आपको डिटेल में करना है। आप पहले हैबिट अपनी बिल्ड करो कि आपको न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट पहले बन जाए। तो अगर आप 1-2 भी आर्टिकल शुरू में कवर कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी, फिर आप सारे आर्टिकल्स कवर करने लगोगे। और न्यूज़पेपर की एक बहुत अच्छी बात होती है वो ये, अगर हम किसी भी एस्पिरेंट के हिसाब से देखें तो आर्टिकल्स रिपीट बहुत होते हैं। जैसे कि सीपीआई का डेटा हर महीने आता है, तो वो हर महीने न्यूज़ में रहेगा। अगर आपने इस मंथ में सीपीआई को अच्छे से कवर कर लिया है तो फिर नेक्स्ट मंथ में जब ये न्यूज़ में रहेगा तो आपको बस रिवाइज करना रहेगा अपने नोट से, और फिर आप न्यूज़ में रीड करके, आर्टिकल को रीड करके ये समझ पाएंगे आप कि इस बार जो इसका डेटा आया है तो वो हमें क्या बता रहा है। तो आप जितने बार आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, जितने महीने तक, हर महीने आता है ये, तो हर बार आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप रेगुलरली रीड कर रहे हो तो आप फिर उसको ट्रेंड को भी पकड़ पाएंगे कि लास्ट मंथ में क्या हुआ था, उसके लास्ट मंथ में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आगे का क्या बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है आगे, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं है जो कि आपको ये बोल दे कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, हम आपके लिए वो काम कर देंगे, हम आपको नोट्स दे देंगे। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। इसमें मैं इसको गलत या सही नहीं बोल रहा, लेकिन वो न्यूज़पेपर रीड करने का जो पर्पस है वो वहाँ पे डिफीट हो जाता है। नोट्स हम भी आपको दे सकते हैं हर दिन का न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का, लेकिन वो आप फैक्ट की तरह याद रखोगे। जब तक आप आर्टिकल को खुद से नहीं पढ़ रहे हो, जब तक आप ओपिनियंस को जो कि उसमें आते हैं हर दिन, आप उसको रीड नहीं कर रहे हो अगर खुद से, तो आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप खुद से इसको पढ़ो। हाँ, आपको मतलब हेल्प करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, और हम बहुत लंबे टाइम से करते भी आ रहे हैं कि हर दिन के न्यूज़पेपर के जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे हर दिन दे दिया करेंगे कि आपको ये आर्टिकल्स रीड करने हैं, लेकिन रीड वो आप ही को करना है, ठीक है। ओके, अब जो न्यूज़पेपर जो आप फॉलो कर सकते हो तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई फिनेंशियल न्यूज़पेपर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन है मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, तीनों में से कोई भी एक पकड़ो। आइडियली मतलब इसमें मैं कोई एक नाम आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस मॉक में हम अपना सारा कंटेंट मिंट के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। तो जो डेली आर्टिकल्स आ रहे हैं या फिर अगर हम बात करें मिंट स्टैटिका,
ठीक है, ये हमारा अलग से सेगमेंट है और ये फ्री में है। तो इसमें हर दिन जो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बेसिस पे 5 स्टैटिक क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जब आपने आर्टिकल रीड कर लिया हो ना, तो आप ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से क्या क्या स्टैटिक क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। अगर हम बात करें मैगजीन्स की या फिर जो सोर्सेज हैं जो कि मंथली या फिर वीकली आ रहे हैं, तो उसमें आरबीआई की बुलेटिन आती है उनके साइट पे। उसके अलावा ईपीडब्ल्यू, इंडिया टुडे, तो इन्होंने बहुत सारे नाम दे रखे हैं, लेकिन हमारी जो संपूर्णा मैगजीन है तो उसमें ये सब चीज़ें कवर्ड होती हैं ऑलरेडी। तो ये चाहो तो आप छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समरी ही रीड करनी है। तो हम आपको संपूर्णा में दे देंगे। अगर आप इसको खुद से करना चाह रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, संपूर्णा में वो अच्छे से रहता है। बल्कि हम उसमें लिख के समझाते भी हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये क्या बताना चाह रहा है फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट के बारे में, तो वो सारा रहता है यहाँ पे। अगर हम बात करें रिपोर्ट की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का इन्होंने नाम दिया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद एनुअल बजट जो हमारा होता है, यूनियन बजट। तो ये तो देखो आई थिंक आप सबको पता होगा कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो हमें आरबीआई के लिए भी इसको कवर करना ही है। तो यहाँ पे कुछ बहुत अलग बात इन्होंने नहीं बोली। उसके बाद है रिपोर्ट एंड ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस। तो ये सब आरबीआई निकालती है, ठीक है। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये काम है किसका? ये काम है आईएमएफ का। अब आप इसको देखो ध्यान से, और हम आएंगे पिछले स्लाइड पे। पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, उसमें देखो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मेंशन्ड है। अब ये दोनों जो भी काम कर रहे हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो भी काम कर रहे हैं पूरे साल भर, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए उसका कि इन्होंने कौन कौन से रिपोर्ट्स अभी तक रिलीज़ किए हैं, उसमें क्या बातें बताई गई हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आरबीआई की। तो आप देखो उसमें लिखा हुआ था रिपोर्ट, कुछ दो रिपोर्ट्स थे उसमें। अब यहाँ पे देखो आप सिलेबस में लिखा हुआ है रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से कि आरबीआई भी अगर कोई रिपोर्ट रिलीज़ कर रही है, पब्लिश कर रही है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं कि आरबीआई ने पूरे साल भर क्या काम किया है, जो कि उनके एनुअल रिपोर्ट में आता है। या फिर अगर कोई मंथली रिपोर्ट्स भी आ रही हैं उनकी, तो वो भी आपको देखना रहेगा ताकि आप ट्रेंड को समझ पाओ कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में किस टाइप के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मनी मार्केट में किस टाइप के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और आरबीआई कैसे वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये आपको समझना रहेगा। ऑलराइट, तो ये आपने देख लिया, ये सब सोर्सेज हैं। इसके बारे में मैं बोलूँगा कि ये आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारे स्टडी नोट्स में ऑलरेडी चीज़ें हैं अच्छे से, और हम तो इस पर वीडियोज़ भी बना रहे हैं क्योंकि ये वीडियो कोर्स है। तो आपको लेक्चर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, रियल लाइफ के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं उसके हेल्प से, ताकि आप जल्दी से समझ पाओ, और फिर आपके बाद उसके बाद आप नोट्स को अच्छे से पढ़ पाओ। तब आपकी वहाँ पे आपकी बहुत ही अच्छे वे में कवरेज हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। 2023 में अगर हम बात करें 2 मार्कर्स की, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको ये 5 पैसेज दिखाई दिए कि एक था WTO के ऊपर। अब अगेन जितने ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सिलेबस में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि उसमें IMF है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं, ठीक है। जैसे कि एक है जिसको हम बोलते हैं BIS। और अगर हम थोड़ा पीछे वाली स्लाइड पे चलें तो लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल सोर्स्ड फ्रॉम RBI एंड BIS वेबसाइट। ये इनके ऑफिशियल सिलेबस के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मैंने ये खुद से नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, चाहे
IMF हो, चाहे WTO हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका कुछ भी आता है अगर रिपोर्ट वगैरह तो वो आपको देखना रहेगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इस पे थे 4 क्वेश्चंस, मतलब हर पैसेज पे 4-4 क्वेश्चन है, तो टोटल आपको 20 वो दिखता है। फिर एक था पैसेज मिशन लाइफ पे। मिशन लाइफ को हमने अपने यूट्यूब के वीडियोज़ में, संपूर्णा मैगजीन में काफ़ी बार पहले भी कवर किया है, और ये जब जब न्यूज़ में रहेगा हम इसको फिर से करेंगे कवर, ठीक है। अब मिशन लाइफ को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपको पता है मिशन लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको सिलेबस से लिंक करें तो थोड़ा हम पहले जाते हैं। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखो कीवर्ड लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इशूज़, तो वहाँ से मिशन लाइफ को लिंक किया गया है। तो इसलिए इन्वायरमेंट रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ आती है तो आप छोड़ मत देना ये सोच के कि वो मतलब इकोनॉमी या फिर फिनांस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों कीवर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपको कवर करना ही है किसी भी हाल में। फिर हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइबल ग्रुप्स से रिलेटेड एक यहाँ पे पैसेज था, उस पे उन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे। अब अगेन हम चलते हैं थोड़ा सिलेबस पे। अब यहाँ देखो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से सोशल जस्टिस लिखा हुआ है, और ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें आपका जेंडर इशूज़ भी आएगा, इसमें ओल्ड एज इशूज़ भी आएंगे, इसमें चिल्ड्रन रिलेटेड भी इशूज़ आ जाएंगे। मतलब ये है कि सोशल जस्टिस की मीनिंग क्या होती है कि जिनके साथ भी थोड़ा बहुत भेदभाव हुआ है या फिर उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उनको हैंडल करने के लिए या फिर उनको थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो जो पूरा मैकेनिज्म होगा उसी को बोलते हैं सोशल जस्टिस। लाइकवाइज ये जो आपको पैसेज दिख रहा है ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में कि जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर पैसेज था जिसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारा कुछ यहाँ सिलेबस से लिंक्ड है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ पा रहे हो तो फिर आप बहुत अच्छे से फिल्टर कर पाओगे कि न्यूज़ में क्या चीज़ें हैं और उसमें से क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आप उसको डिटेल में कवर कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर एक था नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहे हैं, बट अप्रैल 2023 में ई श्रम के ऊपर एक आर्टिकल आई थी PIB में, ठीक है। वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बताया गया था एंड वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पिक कर लिया। अब अगर एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है तो अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है। इनफैक्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके भी थोड़ा सा अगर आप पहले जाओ तो मार्च से लेके जून तक के आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से रीड करने थे। अगर किसी ने बहुत अच्छे से रीड किया होगा तो उसको इन टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि सब कुछ न्यूज़ में ही था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने स्टैटिक पूछ लिया हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि साल भर पहले न्यूज़ में था तो पूछ लिया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कुछ भी पूछा गया है वो सब न्यूज़ में था। उसके बाद अगर हम 1 मार्कर्स की बात करें तो उसमें मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फेज़ 1 हो, फेज़ 1 के GA में भी उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो 1 मार्कर और उसके बाद जो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं 2 मार्कर्स, उनमें भी क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम आपको सिर्फ GA में ही पूछा जाएगा या सिर्फ 1 मार्कर में ही पूछा जाएगा। ये किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ही होते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा था पहले कि हमने गवर्नमेंट स्कीम को अलग से एक सेगमेंट बना रखा है, वो इसीलिए क्योंकि ठीक है संपूर्णा में वो सारी चीज़ें कवर होंगी, लेकिन हमें इसको अलग से भी बताना रहेगा आपको, सो दैट आपकी रिवीजन होती रहे अच्छे से और आप इसको डिटेल में कवर कर पाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो एक क्वेश्चन था RBI की रिपोर्ट के बारे में, जो कि है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस, इसके ऊपर था। अब थोड़ा सा पहले चलते हैं।
जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है पूरा रेफरेंस मटेरियल, वहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको कुछ सिमिलर सा दिख रहा है? तो ये तो सिलेबस में लिखा हुआ है सीधे सीधे, ठीक है। ये रिपोर्ट उनके सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल में लिखा हुआ है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही था, ये बहुत ही ऑब्वियस है और ये उन्होंने पूछ लिया। सेकेंड क्वेश्चन था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, जो कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। फिर थोड़ा पहले चलते हैं। अब देखो, जो उन्होंने रिपोर्ट्स सजेस्ट किए हैं उसमें सबसे पहला ही था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अगेन ये भी बहुत ओबियस था कि ये आपको पढ़ के जाना था। जिन लोगों ने भी लास्ट एग्ज़ाम दिया है तो उनको ये रीड करके जाना ही चाहिए था किसी भी हाल में, क्योंकि ये तो सीधे सीधे लिख रखा है। जितनी चीज़ें ओबियस हैं, जितनी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई हैं, वो तो आपको हर हाल में कवर करके जाना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए जो कि डायरेक्ट यहाँ सिलेबस से आए हैं। फिर थर्ड है UNDP न्यू स्ट्रैटेजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओके, ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिलेबस में इसका नाम सीधे सीधे नहीं दिया है, ठीक है। बट UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनका काम क्या होता है? तो इनका सोशल जस्टिस में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे डेवलपमेंट की तो वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता है, उसमें सोसाइटल डेवलपमेंट भी आता है। तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा काम करती है। तो सिर्फ वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF, WTO सिर्फ इनको रीड नहीं करना है। इन्वायरमेंटल या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबल लेवल पे, हमें उनको भी मॉनिटर करना है, उनको भी देखना है कि वो पूरे साल भर क्या क्या कर रही हैं। खास करके पिछले 5-6 महीने में जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो तो उसके पहले 5-6-7 महीने पहले क्या क्या रिपोर्ट्स आ चुकी हैं ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आपको वो भी वहाँ पे देखना रहेगा। फिर नेक्स्ट है स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इसके ऊपर हमारे चैप्टर्स बने हुए हैं जिसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई है कि शुरू से लेके अब तक 47 के बाद से लेके अब तक कितने कितने स्कीम्स ऐसे लॉन्च किए जा चुके हैं जो कि रिलेटेड है टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये थोड़ा स्टैटिक भी है, थोड़ा सा करंट भी है। तो जो भी आर्टिकल्स या जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में होंगे तो वो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। तो जिन्होंने 5-6-7 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर किया है डिटेल में जाके, ठीक है, उनको ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। दिक्कत ये हो सकती थी कि आपके पास बहुत डेटा हो गया है और आप उसको कैसे आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसकी दिक्कत शायद हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 6-7 स्कीम्स भी हैं ऐसे याद हैं आपको, तो आप बड़े आराम से लिख सकते थे उस पर। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। हम आते हैं सिलेबस पे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो सिलेबस का पार्ट तो है ही, साथ ही साथ जो RBI की बुलेटिन आती है, यहाँ पे देखो लिखा होगा, ये रहा, इंक्लूडिंग RBI बुलेटिन्स। तो RBI के बुलेटिन में इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात होती है, प्लस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसका कि काम है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, हैंडल करना। तो उनके हर मीटिंग के बाद उनके मिनट्स आते हैं। मिनट्स का मतलब कि उसमें वो सारी डिटेल होती है कि MPC के मेंबर्स ने क्या क्या बातें रखी हैं, अपने क्या क्या आर्गूमेंट्स रखे हैं और इन दी एंड क्या उसका आउटकम निकला, और फ्यूचर के बारे में उनका क्या व्यू है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम से पहले का या फिर ऐसे भी देख लो तो स्टैटिक चैप्टर किया होता है इसका, तो वो बड़े आराम से यहाँ पे हैंडल हो जाता। इसमें बताना ये था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, उसमें से कुछ 7 या 8 आपको बताने थे, तो ये भी हैंडल हो जाता। फिर है चैलेंजेस टू स्टार्टअप्स इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई सिंगल डॉक्यूमेंट रीड करके नहीं हो सकता कवर। टाइम टू टाइम बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में भी, ठीक है। तो ये ऐसा है कि अगर आपने 5-6 महीने का न्यूज़पेपर लगातार रीड किया है तभी आपके पास इतना अच्छा बन पाएगा कंटेंट कि आप उसको एग्ज़ाम में जाके लिख पाओ। तो वो चाहे आप ऐसे देख लो कि स्टैटिक चैप्टर्स हो
चाहे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हों, चाहे पीआईबी आर्टिकल्स हों। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में भी आपको वो आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि 1 या 2 दिन पहले पीआईबी में कवर हो चुका है। तो पीआईबी आपका बेस सोर्स होने वाला है हमेशा। अगर आप उसको बेस मानोगे तो फिर क्या होगा कि सेम आर्टिकल हो सकता है कि न्यूज़पेपर में उसके ऊपर कोई काउंटर है या फिर उसको सपोर्ट करने में कोई आर्गूमेंट आए, तो वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ब्रॉडन होगी। तो पीआईबी तो आपको करना ही करना है। न्यूज़पेपर अगर आप रीड कर रहे हो तो आपके फिर व्यू पॉइंट बिल्ड होंगे जो कि ऐसे ऐसे आंसर में काम आता है। ठीक है, तो मतलब कि आपकी पढ़ाई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में होनी चाहिए। आपको खुद से भी मेहनत करनी है, आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे, तभी जाके आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो ये इसमें ये सब बातें आपको तो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ईएसआई के बारे में मैंने आपको सिलेबस का बता दिया कि सिलेबस में किस किस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। ओके, क्या क्या कीवर्ड्स दिए हुए हैं और उनसे लिंक करके कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको किस किस तरह के सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमने देखा। अब हम एक देख लेते हैं कि हमने चैप्टर को कैसे फ्रेम किया है। चैप्टर को फ्रेम करने के पीछे जो हमारा मोटिव था सबसे पहला वो ये था कि हमें इसको बहुत ही सिंपल बनाना है ताकि लोग देखें इसे और उसके बाद समझ पाएँ कि सिलेबस को कैसे हमने यहाँ पे सिलेबस कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखो सिलेबस में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी ये सिलेबस में दिया नहीं है, बट हमने स्टार्ट यहाँ से किया है ताकि कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर आगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया और सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली में दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने सेकेंड चैप्टर रखा है इसको और इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताने के बाद जैसे कि नेशनल इनकम है, उसके जो अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, राइट। तो ये सब कुछ बताया हमने डिटेल में कि वो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा डायनेमिक टच देने के लिए हमने HDI को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इस बार मान लो कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिससे कि ये पता चलता है कि कोई कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारे सोसाइटल पैरामीटर्स हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वहाँ पे कैसे कोई कंट्री परफॉर्म कर रही है। और ख़ासकर जो इंडिया का डेटा है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने ये सब भी कवर किया है। फिर आप ऐसे इसका ऐसे स्नैप लेके आप इसको कंपेयर करना सिलेबस के साथ। आप देखोगे कि सिलेबस में जो जो कीवर्ड्स हैं ना वही आपको चैप्टर के फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी थी, प्लानिंग भी है वहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था, याद होगा आपको, कि एग्रीकल्चर को हमें इग्नोर नहीं करना है, वो भी इकोनॉमी का ही पार्ट है। अब उसको हमने अच्छे से समझाने के लिए इसको चैप्टर के फॉर्म में यहाँ पे डाला है जिसमें आपको समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में किस किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर। लाइकवाइज सिलेबस में जो भी बाकी के कीवर्ड्स हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप देखो इसको। तो अगर आपने उस वाले स्लाइड पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया था सिलेबस में जिसमें हमने बताया था आपको, तो आप देख पाओगे कि ये सारे चैप्टर्स वहीं से लिंक हो रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमने कोई भी कीवर्ड नहीं छोड़ा है यहाँ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ये भी आपको मिल जाएगा। तो चाहे छोटे कीवर्ड हो चाहे बड़े कीवर्ड हो, हर कीवर्ड या सिलेबस का जो भी पार्ट है वो किसी ना किसी चैप्टर में यहाँ पे कवर हुआ है, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। तो स्टैटिक जितनी नॉलेज चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर न्यूज़ में जो कुछ भी आ रहा हो उसके ऊपर आपको संपूर्णा मैगजीन में कवरेज भी मिलेगी, जिसको कि हम बाद में वीडियो में कवर भी करेंगे। तो संपूर्णा मैगजीन हो सकता है कि हर मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाए, वो तब तक आप रीड करना स्टार्ट करना। फिर उसके बाद उस पर वीडियोज़ भी बननी स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पूरा का पूरा स्टैटिक कवर कर लिया, फिर आपने न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ा, उसी के ऊपर फिर आपने संपूर्णा मैगजीन में उसकी कवरेज देख ली। और ये सब देखने के बाद भी अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा तो वो आपका वीडियोज़ के थ्रू कवर हो जाएगा।
तो इतने स्टेप्स को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपका छूटने वाला है। स्टिल अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कि 3-4 बार रीड करने के बाद भी समझ में नहीं आई है, तो फिर हम उसको देखेंगे हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे। तो कोर्स के जितने भी इनरोल्ड यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, उनके कोई भी डाउट हो जो कि हमारे कंटेंट को पढ़ के या फिर वीडियो को देख के अगर मान लो ठीक नहीं हुआ, वो उसमें अभी भी आपको डाउट है, तो फिर हम वहाँ पे 1-to-1 करके उसको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, इन दी एंड आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि हम कैसे ESI को पूरा का पूरा कवर करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अपने लेवल को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक महीने में आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आप डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ये लेवल एक महीने में नहीं आता। तो आपको स्लो स्टार्ट लेना है, और फाउंडेशन कोर्स का यही होता है पर्पस बेसिकली, कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के इस लेवल पे लेके आया जाए कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको आइडिया रहे उसका कि मुझे कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। जाने के पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको कि न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसे कि मैंने पहले बोला था, न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रिपरेशन फेज़ का। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी हो सके न्यूज़पेपर की हैबिट, रीड करने की हैबिट वो आप डेवलप करो, ये बहुत काम आएगा आगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, तो आपको फर्स्ट चैप्टर के बाद का लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमारी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, पहले आपको समझाने पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। कंटेंट भी हो सकता है कि पहले चैप्टर में बहुत आपको कम लगे, और वो हमने जानबूझ के किया है क्योंकि पहले जो बेसिक टर्म्स है वो आपको समझ में आ जाए, तब हम अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और फिर हम अपनी उसमें कवरेज भी बढ़ा सकते हैं। तो हम इसके बाद हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, लेकिन इन डेप्थ स्टडी करने के पहले बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिक टर्म्स को समझें, खासकर वो लोग जिन्होंने पहले इकोनॉमी या फिनांस नहीं पढ़ा है। तो शुरू के लेक्चर्स में हमारा स्टाइल कवर करने का वो बहुत ही बेसिक होगा। इनफैक्ट जो उससे रिलेटेड जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसे टर्म्स हैं वो हम बाद में कवर करेंगे, जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर संपूर्णा मैगजीन को जब हम स्टार्ट करेंगे कवर करना, उस समय हम डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए हमारा बहुत ही बेसिक रहेगा, और आफ्टर 4th और 5th चैप्टर हमारी डेप्थ बढ़ती जाएगी हर चैप्टर में, ताकि आपको भी टाइम मिले थोड़ा एडजस्ट करने का। राइट, सो मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।